Hello, everybody. This is Praveen, and today we have a very special man of honor, Mr. Suraj Pratap Singh, in our house. He holds the degree of Chartered Accountancy and is very experienced in the field. So today बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मेरे मन में जो हम लोग सूरज, जिनको मैं सूरज भैया बोल के बुलाता हूं, उनके साथ डिस्कस करेंगे. ठीक है. माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू भैया इज दैट कि आपका अर्ली लाइफ के बारे में हमें थोड़ा बताइए एंड कैसे सीए कोर्स में आप एंटर किए, उसके बारे में, उस जर्नी के बारे में हमें थोड़ा बताइए. काफ़ी जनरल क्वेश्चन हो गया. मतलब अब अगर पूरा बताना चाहें हम लोग तो एकदम ही स्टार्टिंग का हो जाता है कि हाँ कैसे क्लास 12, कैसे क्लास 11 में कॉमर्स लेना, फिर ग्रेजुएशन में बीकॉम पढ़ना. बेसिकली जब क्लास 12 में था तो एक दोस्त था हमारे में. जैसे अब जो सच्चाई है, मार्केट की जो सच्चाई है कि ज़्यादा जो मारवाड़ीज़ होते हैं वो लोग ही सीएस करते हैं. अब मैं बिहारी फैमिली से बिलोंग करता हूँ तो हमारे में तो उतना सीए का कल्चर था नहीं. शायद ही कुछ लोग होंगे जो जानते होंगे कि हाँ सीए क्या होता है क्या नहीं होता. लकीली एक मेरा दोस्त मिल गया क्लास 12 में जो मारवाड़ी था. उसने मेरे को बताया सीए क्या होता है, कैसे करना है. फिर मैंने कहा चलो बढ़िया बात है, कुछ तो करना ही है 12 के बाद, तो ज्वाइन कर लेते. फिर उसी तरह चीज़ों की शुरुआत हुई. फाउंडेशन जो कि सीपीटी हुआ करता था हमारे समय में, फिर हम पास किए. और उसके बाद तो बालाजी एडुकेट ज्वाइन करने के बाद अंकित भैया से सारा का सारा इन्फॉर्मेशन हमें मिला कि आगे अब क्या करना है. क्योंकि देखिए एंट्रेंस एग्ज़ाम तो चलिए एक सिंपल सा होता है जो 12 के कैटेगरी बेस पे ही होता है कि हम कैसे क्लास 12 का एग्ज़ाम दिए, फिर उसी सब्जेक्ट्स को बेस करके एंट्रेंस एग्ज़ाम. लेकिन इंटरमीडिएट काफ़ी अलग हो जाता है उससे. तो इंटरमीडिएट में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो अंकित भैया को मैंने ज्वाइन किया बालाजी एडुकेयर में. तो पता चला उनसे कि हाँ कि हम ये ऐसे पढ़ सकते हैं, ये सब्जेक्ट की तैयारी ऐसे होती है. अब जैसे बीकॉम में जो जिस तरह से पढ़ते हैं वैसे सीए में पढ़ने से नहीं होगा. थोड़ा उसमें आपका स्किल्स और एप्टीट्यूड भी बहुत डिपेंड करता है. बस उसके बाद जो हूँ यही हूँ. मेरा अगला क्वेश्चन ये है आपसे कि सीए कोर्स में सब लोग ये बोलते हैं बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, पासिंग रेट बहुत कम है एंड जो सिलेबस है वो बहुत बल्कि है. तो आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को कि अपार्ट फ्रॉम जो नॉर्मल स्टडीज होता है उसके अलावा एक आदमी को क्या चाहिए ताकि वो एक अच्छा अकाउंटिंग प्रोफेशनल बन सके. अगर आप एडुकेशन वाली साइड की बात करोगे कि क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, तो मैं तो टीचर नहीं हूँ, मैं तो पढ़ाता नहीं हूँ. लेकिन एज अ प्रोफेशन हम अगर किसी भी चीज़ को चूज़ करते हैं मतलब लाइफ में, अब वो सीए ही हो या एक डॉक्टर ही बनना हो या कुछ भी, एक जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जो आते हैं उसमें हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि हम जब किसी को सर्व कर रहे हैं, किसी भी क्लाइंट को, तो उसका रिक्वायरमेंट एक्चुअली क्या है. हम अपना कैलकुलेशन उसके ऊपर नहीं थोप सकते. हमें जानना होगा कि आखिर वो चाहता क्या है. भले वो 2+1 4 चाहता हो, लेकिन हम उसे समझाएंगे कि नहीं 2+1 4 नहीं होता, इसको इस तरह से किया जा सकता है. लेकिन हम उसे ज़बरदस्ती नहीं बताएंगे कि नहीं 2+1 3 होता है, आपको वो मानना ही पड़ेगा. तो अगर इस तरह से हम लोग किसी भी प्रोफेशनल डिग्री को अगर अडॉप्ट करें कि हाँ हमें इस तरह से पढ़ाई करना है, ये वाली चीज़ जो है हमें अडॉप्ट करनी है जिससे कि हम आगे एक्सेल कर सकें, तो इसमें ये हमें शुरू से ही इनकलकेट कर लेना होगा अपने अंदर कि नहीं हमें जो करना है कस्टमर सेटिस्फैक्शन को ध्यान में रखते हुए करना है. बहुत सारे स्टूडेंट्स डमी ले लेते हैं एंड उनको ये लगता है कि इस ट्रेनिंग की क्या दरकार है, उस ट्रेनिंग में मैं कुछ एक्स्ट्रा कर लेता हूं. बट जो ये रिगरस आर्टिकलशिप जो है वही आपको एक अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट बना सकता है. आप आर्टिकलशिप का क्या महत्व मानते हैं सीए के कोर्स में, एंड सिंस अभी आप प्रैक्टिस में हैं तो वहां क्या आपको ऐसा लगता है कि आर्टिकलशिप में जो भी आपने किया वो आपको किस तरीके से अभी आज हेल्प कर रहा है. अब आर्टिकलशिप वाली बात तो वही हो गई ना कि हम मोबाइल में पबजी खेलते खेलते आर्मी तो ज्वाइन नहीं कर सकते ना, है ना.
हम जब बुक्स पढ़ते हैं, समझते हैं चीज़ों को, वो इन हाउस ट्रेनिंग होती है कि घर पे बैठ के हम कैसे बैक एंड खुद को तैयार कर सकते हैं। लेकिन फील्ड में उतरने से पहले जो हमारी इंस्टीट्यूट कहती है कि 3 साल की ट्रेनिंग लो, वो उसी लिए होता है कि असली में जब हम फील्ड में उतरेंगे तो हमें ऐसा ना लगे कि हम कहाँ आ गए। हम 3 साल से भले ही 10 या 20 क्लाइंट ही कैटर करेंगे, हमें पता तो रहेगा कि क्लाइंट से बात करनी कैसी होती है, क्लाइंट कैसा बिहेव करता है, क्लाइंट किस समय में पेपर सबमिट करता है और हमें किस डेडलाइन के अंदर उसको कंप्लीट करना पड़ता है। अचानक से मैं सीए बन गया और उसके बाद अगर ये चीज़ मेरे को झेलना पड़े, तो ये तो सीए फ्रेटर्निटी के लिए भी ठीक नहीं रहेगा और ना ही उस बच्चे के लिए ठीक रहेगा जो अभी अभी पढ़ के सीए बना है, भले उसने बढ़िया नंबर से पास किया हो। तो आर्टिकलशिप बहुत ही ज़रूरी होती है और वो करना एकदम ही रिक्वायर्ड है। सीए बनने के बाद बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं एक प्रोफेशनल के पास में। वो चाहे तो वो एक स्टार्टअप ज्वाइन कर सकता है, वो एक कंसल्टिंग रोल में जा सकता है, बहुत सारे फील्ड्स होते हैं, वो अपना खुद का बिजनेस कर सकता है, वो अपना खुद का प्रैक्टिस कर सकता है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप आज एक एंटरप्रेन्योर हैं और अपना जो फर्म है, कंसल्टिंग फर्म है, उसको आप बहुत अच्छे तरीके से रन कर रहे हैं। व्हाट इज द सीक्रेट सॉस ऑफ टेकिंग द रिस्क एंड व्हाई डिड यू टेक दैट रिस्क? इस पे आ जाती है मैनेजमेंट वाली बात कि आप बंदों को कैसे मैनेज कर सकते हैं। फर्म बनाना इज़ नॉट इन इंडिविजुअल कैपेसिटी। फर्म बनाना मतलब होगा ग्रुप एक्टिविटी। आप कैसे लोगों को लेके आगे बढ़ सकते हैं। आप खुद अगर 10 कदम आगे बढ़ते हैं, पीछे वालों को बोलेंगे नहीं तुम 2 ही कदम बढ़ो, तो वो तुम्हारे साथ साथ कैसे चल पाएंगे? वो तो पीछे रह जाएंगे और तुम आगे निकलते चले जाओ। और जब तुम आगे निकलोगे, एक समय ऐसा पता चलेगा कि तुम्हें अकेले ही काम करना पड़ रहा है। हमें टीम ऐसा बिल्डअप करना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि हाँ हम प्रैक्टिस ही करें, तो प्रैक्टिस में भी टीम ऐसा बिल्ड करना पड़ेगा जो हमारे साथ हैं, जो शुरू से हैं वो जुड़े रहें। अब मैं सीए बन गया, अब मैं किसी बंदे को एम्प्लॉय करूँगा, हो सकता है वो एक बीकॉम ग्रेजुएट हो, वो सपोज़ उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन उतनी नहीं है तो उसकी कोर नॉलेज उतनी नहीं होगी, एक्सपर्टीज़ उतनी नहीं होगी, लेकिन काम करने का जज्बा तो हो सकता है। अगर हम उसे सिखाएं कि नहीं इसको ऐसे नहीं ऐसे करना होता है, वो करेगा और साथ में लेके उसको आगे बढ़ना है। और ऐसा माइंड सेटअप आपको बनाना है कि देखो कल हो के मैं नहीं रहूँगा और ये काम तुमको ही कंप्लीट करना है। अब इसमें क्या होता है ना कि अगर हम एबीसी एनालिसिस पे ध्यान दें, जिसमें बताया जाता है कि 3 तरह के कोई भी प्रॉब्लम्स होते हैं, एक बहुत ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम है, एक मीडियोकर प्रॉब्लम है, एक बहुत ही छोटा मोटा प्रॉब्लम है। तो कम से कम हम उन्हें जो छोटा मोटा और मीडियोकर लेवल वाले प्रॉब्लम्स के बारे में तो बता ही देंगे कि ये तो तुम खुद ही सॉल्व कर लो। फिर जो एकदम ये कैटेगरी का प्रॉब्लम है, जो सबसे सीवियर प्रॉब्लम है, वो तुम मेरे पास लेके आओ। तो इससे क्या हुआ, अपना काम भी बन गया और समय भी हमें कम देना पड़ा। सिंस आई एम इन द एजुकेशन फील्ड, मेरे को ये जानने का बहुत मन है कि प्रैक्टिस बेसिकली होता क्या है एंड किस किस चीज का प्रैक्टिस होता है। ये आप हमारे व्यूअर्स को थोड़ा बताइए ताकि उनको एक डायरेक्शन मिले इफ दे वांट टू ओपन देयर ओन फर्म, एंड आने वाले टाइम में क्या स्कोप है अगर कोई खुद का प्रैक्टिस चालू करना चाहता है तो। नहीं देखिए, अब प्रैक्टिस में जो सीए प्रैक्टिस वाली बात जो आती है, उसमें आप टैक्सेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं, आरओसी यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऑडिट वाली जो बात है वो तो है ही। आप कंपनीज लॉ के बारे में अगर जानते हैं ज़्यादा अच्छे, तो आप आरओसी वाली पॉइंट पे ज़्यादा अपना फोकस कर सकते हैं। अगर टैक्सेशन वाला आपका पकड़ थोड़ा मजबूत है, वो आपको पढ़ते पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि आप जब पढ़ रहे हैं कर रहे हैं तो मतलब कितना आपको वो चीज़ ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और बेसिकली बात वही हो जाती है ना, जो आपको ज़्यादा अच्छा लगे उसमें आप ज़्यादा एक्सेल कर सकते हैं। ये कॉमन सी बात है हर ही एडुकेशन के फील्ड में, तो आप उसमें भी जा सकते हैं। इंटरनल ऑडिट एक बहुत बड़ा स्कोप है, जिसमें कंपनीज जो होते हैं, जो 20 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ या 200 करोड़ वाली जो कंपनीज होती हैं, वो इन हाउस बंदा रखते हैं अपना अकाउंट्स के लिए, लेकिन सब ठीक नहीं चल रहा होता है क्योंकि वो एक अकाउंट्स का बंदा बहुत सारे कामों में इन्वॉल्व रहता है, तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जानी पॉसिबल है।
तो आप उसमें एज ए इंटरनल ऑडिटर खुद को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं उस कंपनी में कि हम इस चीज़ को और बेटर बनाएंगे, कि अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम आता है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। उसमें मंथली रिपोर्ट्स होते हैं, क्वार्टरली रिपोर्ट्स होते हैं, उसके बेसिस पे हम डिसीजन ले सकते हैं और मैनेजमेंट को बता सकते हैं कि देखिए आपका यहाँ पे एक मिस्टेक चल रहा है, या यहाँ पे एक प्रॉब्लम चल रही है, या फिर इस मामले में एक लिटिगेशन या तो हो रही है या फिर आने वाले समय में आ सकती है। तो आप उसे पहले ही सॉल्व करने का प्लानिंग बना लें। तो ये भी एक तरीका है प्रैक्टिस का। बस, तो हमारा इंटरनल ऑडिट, टैक्सेशन, कॉर्पोरेट लॉ, ये फील्ड्स आप चूज कर सकते हैं। काफी सालों से आप अपना प्रैक्टिस चला रहे हैं। बिजनेस में स्लो ग्रोथ होता है, फास्ट सक्सेस बोल के आज के दिन पे कुछ भी नहीं होता है। बट जो जेनजी है वो जल्दी पैसा कमाने के रास्ते पे में भी बहुत बार गलत रास्ता अपनाते हैं। एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाने के लिए क्या फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है? आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे फ्रॉम योर ओन पास्ट ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ बिजनेस एंड प्रैक्टिस दैट यू हैव डन टू ऑल द न्यू जेनजी व्यूअर्स? देखो, इसमें क्या हो जाता है कि अभी हम सोचते हैं कि हम से 2 टाइम्स 4 टाइम्स अपने ग्रोथ को लेके बढ़ेंगे आगे, लेकिन सबके लिए वो पॉसिबल नहीं होता। कोई कर पाता है, कोई नहीं कर पाता है। मुद्दे की बात ये है कि कोशिश करनी है। हम कोशिश करते हैं, वही बड़ी बात है। लेकिन हम किसी और को कंपेयर करके उसके हिसाब से कोशिश करते, ये गलत बात है। सब 2 दुगनी 4 चौगुनी तरक्की नहीं कर सकता। किसी किसी को 0.2, 0.5, 1.5 भी करना पड़ता है। अब जैसे बहुत सारे, अभी जैसे शेयर मार्केट में होता है, बोलते हैं आप 10 दिनों में पैसे डबल, हाँ 2 सालों में आपका पोर्टफोलियो डबल। अब ये तो बड़े बड़े जो इन्वेस्टर हैं उनका भी अगर हम चेक करें उनकी ग्रोथ को भी, तो उनका भी वो 20-22% का ही CAGR आता है। तो उनका भी पैसा डबल होने में 20-22% पकड़े तो 4 साल तो लग ही जाएगा। 4 से 5 साल, 4 से 5 साल लगना ही है। लेकिन यहाँ पे लोगों को लगता है कि नहीं, वो इतना जल्दी तरक्की कर गया। अब सब तो विराट कोहली और MS धोनी नहीं हो सकते, लेकिन विराट कोहली और MS धोनी ने जितनी मेहनत की है वो करने की तो कोशिश कर सकते हैं। हो सकता है कि आपका लक फेवर नहीं किया, आप नहीं बन पाए उतना, लेकिन आपने कोशिश की, वही बड़ी बात होती है। इतने सारे फर्म्स हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, सो एक नया जो फ्रेशली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो बहुत डिलेमा में रहता है कि मैं अपना खुद का प्रैक्टिस चालू करूं कि नहीं करूं। मतलब उसको एक रास्ता नहीं मिलता है। तो क्या एडवाइस आप देना चाहेंगे जो यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, जिनका एक सपना है कि उनका खुद का एक फर्म वो ओपन करें, तो उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? बिल्कुल। अभी ये जो चीज़ है ना, ये अभी जो आपने सबसे पहले जो आर्टिकलशिप वाली क्वेश्चन पूछी थी कि 3 साल की आर्टिकलशिप में क्या ही हो जाता है, तो इसमें वो पता चलता है। अगर कोई बंदा दिल लगा के आर्टिकलशिप करे ना, तो उसको ये इंटर्नशिप में पता चलेगा कि हाँ वो जॉब करने के से ज़्यादा सेटिस्फाइड रहेगा ना अपना प्रैक्टिस करने से ज़्यादा सेटिस्फाइड रहेगा। जॉब करने का मतलब होता है कि आप 8-10 घंटे किसी और के लिए काम करोगे। प्रैक्टिस करने का मतलब होता है कि आप 16 से 18 घंटा खुद के लिए काम करोगे। आपको सोते वक्त सपने में भी आएगा कि हाँ ये क्लाइंट का ये वाला ड्यू डेट आने वाला है, हमने काम कंप्लीट नहीं किया। जॉब करने पे शायद वो ना आए। जॉब करने पे लगे कि नहीं चलिए मैं तो अभी ऑफिस से निकल गया, 8 बजे निकला या 9 बजे निकला, लैपटॉप बंद मतलब काम बंद। लेकिन प्रैक्टिस में आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि हो सकता है रात को 11 बजे भी कोई क्लाइंट को ख्याल आया, या संडे के दिन भी ख्याल आया कि मेरा ये चीज़ एक काम करना है, वो फ़ोन कर देगा आपको। फ़ोन करके सबसे पहले वो यही बोलेगा सॉरी संडे को डिस्टर्ब किया, लेकिन डिस्टर्ब वो कर देगा। वो तो आपको कर ही देगा, वो तो बोल ही देगा कि हाँ मेरे को ये वाला काम है, और वो करवा ही लेगा। आप मना भी नहीं कर पाएंगे, आपको बताना ही होगा। तो जब आप इंटर्नशिप कर रहे होंगे और आप क्लाइंट लोगों से डील करेंगे, जब आपके जो प्रिंसिपल हैं, जो आपके जो सीनियर हैं, वो जिनके अंडर में आप काम कर रहे हैं, तो उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि वो कैसे डील करते हैं क्लाइंट से। अगर आपको लगता है कि हाँ मैं भी ऐसे डील कर सकता हूँ, तब आपको प्रैक्टिस में बिल्कुल जाना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं ये डील तो मेरे बस का बात नहीं, तो ठीक है, आप जॉब में जा सकते हैं। CA के लिए तो
both opportunities are open. सबसे ज्यादा जरूरी जो होती है वो होता है क्लाइंट बेस। आज मैं एक इंडिविजुअल की तरह अगर स्टार्ट करूं अपना फर्म, तो मेरे मन में सबसे पहला ख्याल यही आएगा कि इतने बड़े बड़े फर्म्स है, इतने सारे फर्म्स है, सबका अपना खुद का सेटिंग है, तो क्या मुझे वो रिक्वायर्ड क्लाइंट्स मिलेंगे? क्या मेरा एक नॉर्मल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो पाएगा? सो ये जो डर है, आपने क्योंकि ये चीज किया है, आपने एकदम स्क्रैच से, आपका कोई बैकग्राउंड नहीं था, सिंस आपने बताया आपका कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं था सीए में, सो आपने एकदम स्क्रैच से, एंड टुडे यू आर रनिंग योर फर्म सक्सेसफुली। सो हाउ डिड यू डू दैट एंड हाउ कैन अदर्स डू दैट? अब जब मैंने अपना प्रैक्टिस शुरू किया था तो मुझे एक क्लाइंट मिली थी मेरे पापा के थ्रू। वो पापा के बिजनेस कस्टमर थे, पापा जो प्रोडक्ट सेल किया करते थे, वहाँ से मिले वो। उन्होंने तय किया कि हम उनका वैट का रिटर्न फाइल करेंगे और साल में इनकम टैक्स का रिटर्न एक बार फाइल कर देंगे। क्वार्टरली आता था तो वैट का रिटर्न। उन्होंने कहा 1200 रुपये हर महीने वो हमें देंगे, हम राजी हो गए। और मैंने जो अपनी प्रैक्टिस की शुरुआत की, मैंने वो 1200 रुपये के बेसिस पे ही एक बंदा रख लिया जो बीकॉम के थर्ड ईयर में था, 2000 रुपये में। मैंने बिजनेस की शुरुआत ही 800 रुपये लॉस से की। वो करना पड़ता है, एक एंटरप्रेन्योर को हमेशा समझना पड़ता है कि सारा पैसा हम घर लेके नहीं जाने वाले, हमें पूरे ग्रुप को देना है, तो जाके ग्रुप ग्रो करेगा, कंपनी ग्रो करेगा। ये तो रही मेरी बात। अब अगर आप प्रैक्टिस शुरू करना चाहते हैं और आप हो सके लास्ट नवंबर वाले एग्ज़ाम में पास हुए, या फिर ये जो मई का एग्ज़ाम हुआ, अभी रिजल्ट निकलेगा जुलाई में, उसमें आप पास करते हैं और आपको बहुत मन है कि नहीं मेरे को प्रैक्टिस ही करना है, तो पहली बात तो ये कि आपने आर्टिकलशिप अगर किया है, 3 साल की आपको ज्ञान है, तो आप क्लाइंट तो हैंडल कर लेंगे। वो तो मैंने बताया पहले पॉइंट में, वो आपको समझ लेना होगा। और अगर आप क्लाइंट हैंडल कर सकते हैं तो ये मन में आपके कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ चलिए अब क्लाइंट आनी चाहिए। अब क्लाइंट मिलेगी कहाँ से? तो क्लाइंट जैसे मेरे को अपने पापा से मिली, आपके पापा, चाचा, मामा, आपके स्कूल फ्रेंड, आपके कॉलेज फ्रेंड जो इस सीए लाइन में नहीं है, लेकिन उनके पापा कहीं ना कहीं तो काम करते होंगे, बिजनेस करते होंगे, जॉब करते होंगे, और आईटी फाइल तो सबका बनता है। आज तो सभी आईटी फाइल बनाते हैं। आपको बस रिक्वेस्ट करना है, आपको टारगेट बनाने हैं, 60 लोगों का लिस्ट बनाना है कि इसमें 60 लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि भैया आप अपने पापा को या चाचा को, जिस दोस्तों को बोला कि अपने पापा को बोल दो, अपने चाचा को बोल दो, और अपने पापा खुद को भी, तुम भी अपने पापा को बोलो, चाचा को बोलो कि आप अपना आईटी फाइल या अपने किसी दोस्त का आईटी फाइल ला के दीजिए। 1 आउट ऑफ 3 भी अगर प्रोबेबिलिटी पकड़े कन्वर्जन का, तो आपने 60 को बोला तो 20 कन्वर्ट होके तो आएंगे ही। तो पहली बार आप 20 जन का आईटी फाइल बनाओ, महीना भी है जुलाई का महीना, आपका रिजल्ट निकल जाएगा 10, 12, 15 तारीख को, आप 15 दिन में 20 आईटी फाइल निकाल लो। अगले साल ये 40 होने ही है कि वो 20 में से कोई 2 लेके आएगा, कोई 1 लेके आएगा, और बाकी जो आपने जो 40 जो आपको प्रोबेबिलिटी में काट दिया था वो शायद अगले साल कुछ लेके आए। 20 का 40 होगा एक साल में, 2 साल में 40 का 80, 3 साल में 80 का 160, 4 साल में आप 320 क्लाइंट पे पहुंच गए। एवरेज में आप अगर 1500 भी पकड़े पर क्लाइंट का, तो आप 4,80,000 तो बिना कुछ किए कमा रहे हैं। आईटी फाइल जो आप करेंगे, सॉफ्टवेयर इतना अच्छा है इनकम टैक्स का पोर्टल में, आप आसानी से कर सकते हैं, बस आपको बैक में नॉलेज होनी चाहिए। आप 4,80,000 तो ऐसे ही कमा रहे हैं। अब इसके अलावा जो ये 320 क्लाइंट के थ्रू आपको जो इंटरनल ऑडिट के काम मिलेंगे, टैक्स ऑडिट के काम मिलेंगे, इससे आपका ग्रोथ होना चालू होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्ट्रगल ये 4 साल ही करनी है। 4 साल ही कैसे भी कैसे खुद को संभालना है कि कैसे भाई बचा लें। अच्छा, अब बचाएं कैसे? बैकअप प्लान। आपको नॉलेज है, आप नॉलेज बांटिए, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाइए। आपके जूनियर होंगे जो सीए इंटरमीडिएट लेवल पे होंगे, फाइनल लेवल पे होंगे, अगर आप पढ़ के आए हैं तो आप सामने वाले को भी ज्ञान तो दे सकते हैं। हल्का सा फीस मिल गया उधर से भी, कुछ दिन का गुजारा है, उसके बाद जो आपको मिलना है, मेरे को जो लगता है, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, मैंने साइड ऐसा जारी रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और वो कुछ दिन तक ही कर पाएंगे आप, उसके बाद वो आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास 8 साल में इतने सारे क्लाइंट्स आ जाएंगे कि आपको फुर्सत नहीं मिलने वाला। और अगर आपने सही तरह से अपने फॉर्म को आगे बढ़ाया और आपने अपने अंदर 8-10 बंदों को रख लिया है जो आपका काम कर देते हैं, आपको सिर्फ लास्ट मिनट देखना पड़ता है, तो फिर आप साल का 50 लाख के नीचे सोच ही नहीं सकते। आपने बिजनेस के बारे में एक बात हमें बताई कि इट्स नॉट एन इंडिविजुअल गेम, इट्स अ टीम गेम।
तो बहुत सारे व्यूअर्स को ऐसा लगता होगा कि यार एक सीए से क्या दरकार है, हम लोग तो खुद से ही थोड़ा बहुत कर लेंगे अपना आईटी फाइल। एंड तो हर एक जगह पे जैसे फॉर एग्जांपल मेरा हल्का माथा दुख रहा है एंड मेरे को ये लगता है कि मैं गोली ले लूंगा तो ठीक है, डॉक्टर का क्या यूज है। तो एक जो प्रोफेशनल है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जो ये सर्विसेज बेसिकली देते हैं, जो प्रैक्टिस करते हैं, सो हाउ डू यू फील इज इम्पोर्टेंट कि मेरे बिजनेस में उनका रोल प्ले होना चाहिए एंड व्हाट रोल डू दे प्ले, कि भाई एक कंपनी का जो अकाउंट्स है उसको जो सिंप्लीफाई करते हैं तो उसमें कितना रोल होता है उनका एंड कितना रेलेवेंस है उनका, जरूरी है भी कि नहीं। बिकॉज एक बिजनेस में हर एक पेनी जो हम लोग खर्चा करते हैं वो ये रहता है कि भाई वेस्ट ना हो। सो व्हाट इज द रेलेवेंस एंड क्या डिफरेंस बनता है कि मान लीजिए अगर कोई खुद से करता है मोस्ट ऑफ द वर्क, वो बस थोड़ा बहुत सर्विसेज, एंड वो ये आउटसोर्सिंग का जो काम होता है बेसिकली कि भाई मेरे को अकाउंट्स रिलेटेड उतना दिमाग नहीं लगाना है। सो व्हाट इज बेसिकली द डिफरेंस यू फील डज इट मेक? अभी गोली खा लेने वाली जो बात हुई, जो हम मेडिकल पर्सपेक्टिव से समझते हैं, वो हमारे फिनेंस में आप बोल सकते हैं इन्वेस्टमेंट कर लिया, थोड़ा सा बैंक में सेविंग कर लिया, थोड़ा एक एफडी कर लिया, ये वो गोली खाने वाली जैसी बात होती है। इसके लिए सीए से नहीं पूछना पड़ता, ये तो सबको पता है कि हम एफडी करेंगे 6.5-7% का रिटर्न आएगा, थोड़ा सा म्यूचुअल फंड में लगा देंगे, वो तो थोड़ा सा पैसा उसमें से भी आता है, ये गोली खाने वाली। अब हमारी सर्विसेज जो हो जाती हैं, जो एक सीए सर्विस जो देता है, वो हो जाती है डायग्नोस्टिक वाली सबसे पहले। कि हम जैसे आज भी हम ये चीज़ हम देखते हैं कि हर साल ही लोग खुद का एक जस्ट फुल बॉडी चेकअप भी करवाते हैं। अब ये फुल बॉडी चेकअप लोग खुद से नहीं कर सकते, इसके लिए उन्हें किसी पैथोलॉजी में जाना पड़ेगा, वहाँ जाके पूरा डायग्नोस करवाना पड़ेगा खुद को, तो वो एक सीए करता है। That's how you mention auditing here. बिल्कुल बिल्कुल। तो वो सीए क्या करता है ना कि उसको डायग्नोस करते हैं, पहले प्रॉब्लम क्या वो तो पता करें और उसके बाद सोल्यूशन निकलेगा। और एज ए गुड चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं बताता हूँ आपको, अगर हम प्रॉब्लम के ऊपर ज़्यादा डिस्कशन ना करके सीधा सोल्यूशन पे डिस्कस करने बैठे, जल्दी सॉल्व हो जाएगा, क्लाइंट को भी अच्छा लगेगा। कि अब मान लीजिए एक क्लाइंट आपको बोलता है कि हमने यहाँ पे एक गलत एक्सपेंस कर दिया 20,000 रुपये का। अब मैं बैठ के उसको बोलूँ कि ये गलत किया आपने, ये नहीं करना चाहिए था, प्रोविज़न नहीं है कि आप क्यों वो कैश का एक्सपेंस का बात करो जो कि अलाउड नहीं है 10,000 के ऊपर का। हमें उसको सोल्यूशन बताना होगा कि आप अगली बार ये गलती नहीं करें कैसे। तो वी शुड मोर फोकस ऑन द सोल्यूशन रेदर देन ऑन द प्रॉब्लम। 5 से 6 साल की कड़ी मेहनत के बाद बनता है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड बहुत सारा रिस्क लेने के बाद कोई प्रैक्टिस करता है या फिर कोई जॉब करता है। बट बहुत लोग को तो ये लगता है कि सीए मतलब ही झोल, सीए मतलब ही टैक्स बचाने का एक तरीका, जो नेगेटिविटी फैलाते हैं इस ग्रेट प्रोफेशन के बारे में। उन व्यूअर्स को आप क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि आपने भी अपने बिजनेस करियर में बहुत बार ऐसा फेस किया होगा। सो उन व्यूअर्स को आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, हम लोग जो करते हैं एज अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, हम लोग सिर्फ टैक्स मैनेजमेंट करते हैं, टैक्स प्लानिंग करते हैं कि हाँ ये तरीका है, ऐसे आपकी टैक्स बच सकती है। आपको अगर 30% टैक्स लग रहा है एक पार्टनरशिप फर्म बना के, आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना लीजिए, वहाँ आपको 25% टैक्स लगेगा, 5% टैक्स आपका वहाँ से बच सकता है। ये मैनेजमेंट होती है। अब अगर क्लाइंट्स जो होते हैं कुछ कुछ जिनके पास से कुछ कच्चे का इनकम है, कैश में कुछ पैसे आते हैं उनके पास, वो शो नहीं करना चाहते वाया मतलब बैंकिंग मोड, जिससे कि वो पकड़ में ना आए। फिर उसका कुछ अपना वो रास्ता निकालते हैं, कुछ भी करते हैं, बचाते हैं। अल्टीमेटली हमसे आके पूछते हैं कि हमने ऐसा ऐसा किया, अब बताइए। तो हम पहले बात तो हम ये बताते हैं उन्हें कि ये देखिए टैक्स मैनेजमेंट तो नहीं है, ये आपने जो किया है इसको टैक्स इवेजन ही कहा जाता है, चोरी है टैक्स की। हाँ, ये अलग बात हो गई, आप वो समझ सकते हैं जिसको समझना है। तो वो एक टैक्स इवेट करने वाली तरीका हो गया। तो उसमें अगर क्लाइंट कुछ बचा लेता है तो वो अपनी मर्जी से
अपना प्री डिटरमाइंड कैलकुलेशन से ही बचाता है, और वो उसका पैसा है। हम ज़्यादा से ज़्यादा उसे रेकमेंड कर सकते हैं कि आप ये जो कर रहे हैं ये नहीं कर सकते। टैक्स ऑडिट में प्रोविज़न है हमारे पास। अब जैसे गवर्नमेंट बोल सकता है कि तो फिर आपने क्या किया, आपको जब पता है कि वहाँ पे कैश का हो रहा है तो आप बताइए। तो टैक्स ऑडिट में प्रोविज़न है, आप उसको सही जगह पे डाल सकते हैं टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में कि हाँ इस क्लाइंट का मैंने ऑडिट किया और यहाँ पे ये चीज़ हमें देखने को आई है, तो गवर्नमेंट को ऑटोमेटिकली इन्फॉर्मेशन चला जाएगा। तो ये हमारा काम है। हम कभी किसी को रिकमेंड नहीं करते हैं कि आप टैक्स को इवेट करिए, आप मैनेजमेंट से करिए, हम आपको समझाएंगे कैसे बचा सकते हैं, जो सही तरीका है, जो लेजिटिमेट वे है, उस हिसाब से आप पैसे टैक्सेस बचा सकते हैं, और इसमें आपको गवर्नमेंट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं करवाएगा। गिर के ही एक बच्चा सीखता है। हमने भी लाइफ में बहुत बार बिजनेस करते वक्त गिरा एंड तभी हमने सीखा कि क्या सही है और क्या है गलत। सो आपने भी लाइफ में बहुत बार फेलियर्स देखे होंगे एंड आपने बहुत बार मे बी आप गिरे होंगे, आपको बहुत डाउन फील हो रहा होगा। सो आपने अपने लाइफ के सबसे 2 बड़े मिस्टेक बताइए एंड आप उससे कैसे उभरे वो हमको बताइए। एक मिस्टेक हमारे बिजनेस में हुई थी, हमारे फर्म में, जो कि शायद बहुत लोगों से होती है एज अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, ड्यू डेट मिस हो जाना फाइलिंग का। तो हमसे 1-2 क्लाइंट्स के ड्यू डेट मिस हो गए थे, नॉट बिकॉज कि हमने काम कंप्लीट नहीं किया था, काम हमने कंप्लीट कर दिया था, सबके हो गए थे 2-3 दिन पहले ही, लेकिन नोटिंग नहीं था। वो पता नहीं था कि वो 2 क्लाइंट छूट गए हैं, उनका तो फाइल अपलोड ही नहीं हुआ। अब जीएसटी में जैसे क्या सिस्टम होता था ना पहले, कि आप पहले उसको सबमिट करिए फिर उसको फाइल करिए। अभी तो जैसे सेट ऑफ होता है फिर फाइल हो जाता है, पहले क्या सबमिट करिए फिर फाइल करिए। तो 2 क्लाइंट का सिर्फ सबमिट होकर छूट गए थे, और हमें वो फिर अगले क्वार्टर में 3 महीने बाद जब अगला फाइलिंग करने जाए तब पता चलता है कि वहां पे वो तो छूट गया। अब जब हमें पता चला तब तो फाइन तो हमें खुद ही देना पड़ेगा, अब तो हम क्लाइंट से तो मांग नहीं सकते क्योंकि गलती हमारी थी। तो ये तो रही मिस्टेक। अब हमने इसे सुधारा कैसे? तो हमने एक सिस्टम बनाया, गूगल शीट बनाई कि हाँ जिस क्लाइंट का फाइलिंग हो जाए कंप्लीट उसको यहाँ पे अपडेट किया जाएगा, और जिसने फाइल किया वो वहाँ पे साइड में अपना नाम लिख देगा। और ये हो जाने के बाद भी आफ्टर ड्यू डेट 2 या 3 दिन बाद हम उसे दोबारा रीचेक कराते हैं हर क्लाइंट के पोर्टल को लॉगिन करके कि हाँ सबका हुआ है कि नहीं। क्योंकि हम अगर 30 दिन बाद पता करते हैं तो रोज का 50 रुपये के हिसाब से 1500 रुपये फाइन बनता है। अगर हमें 2 दिन बाद ही पता चल जाता है तो हम 100 रुपये ही फाइन देंगे। तो ये हम एक बचाने का तरीका रख सकता है। और मैं ये सबको बोलूँगा कि जो प्रैक्टिस करता है वो ये ख्याल जरूर रखे कि जितने क्लाइंट है उसके अपने जो भी डेटाबेस है उसमें इस अपडेशन मेथड का सिस्टम जरूर रखे कि हाँ ये काम हो गया तो चलो इसको अपडेट कर देते हैं।